पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंदौर आगमन हुआ, जहां रविशंकर प्रसाद ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य के बजट पर अपनी बात रखी है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने प्रबुद्ध जनों से बजट पर बातचीत करते हुए बजट की बारीकियां बताई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने बजट पर रखी अपनी बात। रोजगार के लिए बजट रहा खास, बोले रविशंकर प्रसाद। प्रबुद्ध जनों से चर्चा कर बजट की बारीकियां बताई। बजट पर चर्चा के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और विधायक रमेश मेंदोला नजर आ रहे थे। वहीं बजट पर अपनी बात रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस देश में एक बहस बहुत चली है कि रोटी कैसे बटेगी। रोटी की लड़ाई याद होगा, वामपंथी सोशलिस्ट, रोटी ठीक नहीं बटती है। इस देश में रोटी को बांटने की लड़ाई बहुत हुई, लेकिन रोटी की संख्या कैसे बढ़े ये लड़ाई कभी नहीं हुई। इस बेसिक बात को समझता है। रोटी 10 होगी तो बांटने में कठिनाई होगी, रोटी 10,000 होगी तो सरलता होगी, रोटी 10 लाख होगी तो और सरलता होगी, और 10 करोड़ होगी तो और मजा आएगा। मुझे याद है, मैं पहली बार सांसद बना था तो हमको एक पावर था, उस पावर पर बड़ा गुमान था। इस साल में 100 गैस का चूल्हा, 100 गैस का चूल्हा और 100 टेलीफोन देने का अधिकार था। मैं अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं। अटल जी ने कहा कि आजकल हीरो होंडा पर कितना ब्लैक चल रहा है, आप लोग क्या करते हैं? एक चपरासी अपनी बेटी की शादी में कुछ देना चाहता है तो क्या करेगा? वहां से शुरुआत हुई, मोबाइल क्रांति हुई। आज देखिए भारत का क्या हाल है। गैस भी उपलब्ध है, मोबाइल भी उपलब्ध है, सांसद जी के कोटा कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं पता नहीं ललवानी जी आपका पूछता है कि नहीं, मेरा तो नहीं पूछता है, बताता हूँ। कविता जी आपका क्या हाल है, पूछते हैं आकर के? तो मैं अपने पीए को कहता हूँ, पटना में जिसको बांटना है बांट दो, जाओ। ये कहते हैं, देखिए कैसे बदलाव। तो देखो मित्रों, देश को बदलने की एक चाहत होनी चाहिए। और आज मैं बहुत पीड़ा से इंदौर की प्रबुद्ध जनता के सामने एक बात कहना चाहता हूं। ये लाइसेंस, परमिट, कोटा, कंट्रोल राज में भारत की विकास दर थी, मालूम है कितनी? 2.3%। और उसको कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दुनिया भर में। तो कृष्णा राज एक वामपंथी अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री महोदय को याद होगा। बताइए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, शर्म आनी चाहिए शब्द का प्रयोग करने। जिस नाम से हिंदू जुड़ता है वो तो यूं ही बहुत लोकप्रिय होता है अपनी क्षमता के कारण। वकील के रूप में मेरा सौभाग्य था कि मैं प्रभु राम और हिंदुओं की तरफ से रामलला जी के केस में था, अयोध्या के मामले में। मैंने वो बहस किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। सुप्रीम कोर्ट जब मामला आया तब तो मैं देश का कानून मंत्री था, तो बहस नहीं कर सकता। तो भारत की परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा को समझने, जानने का गहराई से अवसर मिला। एक बार मैं चर्चा करती, मंदिर कैसा बनेगा? जब जीत गया हाईकोर्ट से तब तो चर्चा आई, तो बताया गया भारत की प्राचीन परंपरा से होगा। देखिए, आप प्रबुद्ध जनों में आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं कुछ मंदिरों का नाम आपके सामने बताऊंगा जो सभी 1500-2000 साल पुराने हैं, उससे ऊपर। रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत 3000 साल पुराना। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु, शंकर का बहुत लोकप्रिय मंदिर है, पुराना, लगभग 3500 साल पुराना। पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम, भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटे, 4000 साल पुराना। तिरुपति का मंदिर
लगभग 1800 साल पुराना। आपके जो बाकी समुद्र किनारे मंदिर सब हैं बड़े बड़े, चाहे आप मदुरई में चले जाए, मीनाक्षी टेम्पल में चले जाए, या बाकी, या बृहदेश्वर मंदिर जो चोलाज ने बनवाया था, या फिर आप आ जाइए उड़ीसा, भगवान जगन्नाथ का मंदिर 1800 साल पुराना, कोणार्क का मंदिर 1500 साल पुराना। ये सारे मंदिर 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000 साल पुराने हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बजट पर चर्चा में बजट पर अपनी बात रखी और कहा कि प्रदेश के बजट पर डबल इंजन की सरकार का प्रभाव दिख रहा है। खर्च ज्यादा होने के बावजूद प्रदेश की जीडीपी ज्यादा है। मतलब इतने सारे खर्चे बढ़ने के बाद भी हमारी जीडीपी बढ़ी है, प्रदेश की हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। उसका कारण है कि डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश के प्रधानमंत्री जी जो कि हमेशा एक बात बोलते हैं, और ऐसे ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी बोलते थे कि बड़ा सोचिए और बड़ा सोचकर संकल्प लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचिए। और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से यह संकल्प कराया कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद भारत कैसा होना चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी कहा कि आपका प्रदेश कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना कराइए, इसका विजन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का बजट बना। यदि मैं 2003 से कंपेयर करूं, जब हम सरकार में आए, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, 17,000 18,000 थी। आज लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास है। पर जब 100 साल स्वतंत्रता के पूरे हो जाएंगे तब हमारी पर कैपिटा इनकम होना चाहिए 250 लाख प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम होना चाहिए हमारा। इस हिसाब की कल्पना के साथ हम प्रदेश का विकास करें, हमारा विजन इतना अच्छा होना चाहिए। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमने बजट भी बनाया। मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जितने भी प्रदेश हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। और इसीलिए हमने ये वाला वर्ष जो चल रहा है इसको उद्योग एवं रोजगार वर्ष करने लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद GIS हुआ, देश भर और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट करने लोग आए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए और इन MOU को सार्थक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्लान बनाया कि इसको प्रति सप्ताह मंत्री और प्रमुख सचिव अपनी बैठक करें और इस आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के MOU उसमें क्या आपको करना है, किस प्रकार उनको फैसिलिटेट करना है। प्रति माह हमारे मुख्य सचिव सब अधिकारियों के साथ बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 2 महीने में एक बार बैठेंगे, क्योंकि MOU हो जाते हैं पर वो MOU जमीन पे नहीं रहते। ये हमेशा शिकायत रहती है। पर मैं दावे से कहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार गंभीरता से काम कर रही है, इस बार MOU जमीन पे उतरेंगे और मध्य प्रदेश की GDP में और रोजगार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। लगभग 20,000 लोगों को, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री जी का एक सूत्र है ज्ञान। गरीब व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, गरीब की गरीबी कैसे दूर हो। मुझे याद है जब पहली बार प्रधानमंत्री जी लोकसभा की सीढ़ी चढ़ रहे थे, उन्होंने सबसे पहले उसकी सीढ़ी पर मत्था टेका था और जब अंदर भाषण दिया था तब उन्होंने कहा था
कि देश की 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक देश मजबूत नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि देश की अगर गरीबी दूर नहीं होगी तो ये देश मजबूत नहीं होगा, और इसलिए देश की गरीबी को उन्होंने फोकस किया था और महिला सशक्तिकरण को फोकस किया। तो ज्ञान में गरीबी बहुत, और मुझे कहते हुए गर्व है कि इस 10 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से ही संभव हुआ। आप हम सब व्यापारी भी बैठे हुए। अब व्यापारी, मैं समझता हूं कि आप सब सहमत होंगे मेरी बात से। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रबुद्ध जनों से बजट पर चर्चा की है, जहां उद्योगपति प्रमोद डाफरिया, शिक्षाविद स्वप्निल कोठारी और समाज सेवी हरीश विजयवर्गीय समेत तमाम लोगों ने बजट पर अपनी बात रखी है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि सामने से जो लोग फंडिंग करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए कोई टैक्सेशन एडवांटेज है क्या? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी तीन विश्वविद्यालय हैं, दो मध्य प्रदेश में, एक अमेरिका। थैंक्स। धन्यवाद। जो हर राष्ट्र की एक रीढ़ है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या आवंटन किया गया है वर्तमान में? क्या है यह आवंटन इन क्षेत्र की जरूरत के लिए पूरे करने के लिए पर्याप्त है? क्या यह बजट इन क्षेत्र में सुधार के लिए कोई नई पहल की गई है? और माननीय एक मन की बात बोल दूं सुमित भैया, पार्टी एक, दोनों के हाव भाव एक, सीरत एक, और भगवान ने शक्ल एक माननीय रविशंकर जी और कैलाश भाई साहब को दी। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंदौर आगमन हुआ, जहां रविशंकर प्रसाद ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य के बजट पर अपनी बात रखी है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने प्रबुद्ध जनों से बजट पर बातचीत करते हुए बजट की बारीकियां बताई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।